हेलो दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी के ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं या फाउंडर हैं या किसी भी तरीके के बिजनेस को रन कर रहे हैं और आपके यहाँ पे 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है, तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वीडियो आप ही के लिए है क्योंकि मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में आपको लेबर डिपार्टमेंट एंड उससे संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। क्योंकि दोस्तों जब भी कभी हम किसी बिजनेस को करते हैं तो हमें लेबर डिपार्टमेंट द्वारा दिए गए सर्टेन रूल्स को फॉलो करना होता है, लेकिन दोस्तों कई बार जानकारी न होने की वजह से या आधी अधूरी जानकारी होने की वजह से हमसे कहीं ना कहीं रूल का वायलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फाइनेंशियल लॉसेस झेलने पड़ते हैं और दोस्तों कई बार तो हमको पेनल्टीज भी पे करनी पड़ती है। सो दोस्तों अगर आप अपने आप को इन सारी परेशानियों से बचाना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है और ऐसा विश्वास भी है कि जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इस पॉइंट से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी, तो वो सारी के सारी सॉल्व हो जाएंगी। तो दोस्तों अगर आपको पूरा वीडियो देखने के बाद में ये वीडियो पसंद आए और इसमें दी गई जानकारी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे और बहुत ही बेनिफिशियल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों इससे पुराने वीडियोस के अंदर जो हम बात कर चुके हैं, हम इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट के बारे में पूरा डिटेल में बात कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों हम एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में भी पूरा विस्तार से समझ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों बोनस पेमेंट एक्ट से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं उनको भी हम अलग अलग पॉइंट टू पॉइंट समझ चुके हैं और इसके अलावा जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उससे रिलेटेड भी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन सबको भी हम पूरा डिटेल में समझ चुके हैं। तो इसके अलावा दोस्तों जो हमारे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है उससे रिलेटेड भी जो पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 के बारे में भी अलग अलग वीडियोस के जरिए हम बात कर चुके हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के पॉइंट नंबर 5 के बारे में। सो दोस्तों देखते हैं कि ये जो पॉइंट नंबर 5 है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का, हमसे किस रूल को फॉलो करने के लिए कहता है, समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि जब भी कभी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का, आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं तो वो कौन कौन से एक्ट हैं जिनके अकॉर्डिंग वो आपके ऑफिस का, आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन करते हैं। तो नंबर 1 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। नंबर 2 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। नंबर 3 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है बोनस पेमेंट एक्ट। नंबर 4 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है मिनिमम वेजेस एक्ट। नंबर 5 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। एंड लास्ट नंबर 6 पर जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हमारे बिजनेस का, हमारे ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर। प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट।
सो दोस्तों, इससे पुराने वीडियोस के अंदर हम इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में पूरा डिटेल में समझ चुके हैं। इसके दोस्तों मैंने आप लोगों के बेनिफिट के लिए 4 डिफरेंट वीडियोस रिलीज किए हैं। इसके अलावा दोस्तों, पुराने वीडियोस में हम एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में भी पूरा डिटेल में समझ चुके हैं। दोस्तों, यहां पर आपके मन में एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहां पे मैंने एमपी मध्य प्रदेश की बात क्यों लिखी है। दोस्तों, चूंकि ये वीडियो मैं मध्य प्रदेश स्टेट से बना रहा हूं, इसीलिए मैंने यहां पर इसको मध्य प्रदेश शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लिखा है। हो सकता है दोस्तों कि आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट के अकॉर्डिंग ही ये एक्ट भी हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों, हो सकता है कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो ये बिहार शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। हो सकता है दोस्तों कि आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, हम पुराने वीडियोस में बोनस पेमेंट एक्ट के बारे में भी बात कर चुके हैं, पॉइंट टू पॉइंट समझ चुके हैं। इसके भी दोस्तों मैंने 6 वीडियोस रिलीज किए हैं आप लोगों के बेनिफिट के लिए। इसको हमने 6 वीडियोस के जरिए पॉइंट टू पॉइंट समझा है। और एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के भी दोस्तों हमने 18 वीडियोस के जरिए इसको पूरा डिटेल में अच्छे तरीके से समझा है, पॉइंट टू पॉइंट समझा है। इसके अलावा दोस्तों, जो मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो भी हमने पॉइंट टू पॉइंट समझे हैं, जिसके हमने 15 डिफरेंट वीडियोस के जरिए एक एक पॉइंट को बारीकी से समझा है कि मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग हमें किस रूल को फॉलो करना होता है। अभी जो दोस्तों हम बात कर रहे हैं, हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की बात कर रहे हैं। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से रिलेटेड भी पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 के वीडियोस में रिलीज कर चुका हूं। और आज के इस वीडियो में हम इसी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के पॉइंट नंबर 5 के बारे में पूरा विस्तार से समझेंगे कि इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें किस रूल को फॉलो करना है। और जब मेरे फ्यूचर वीडियोस आएंगे तो उसके बाद उसमें हम चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर से रिलेटेड जो भी एक्ट, जो भी आपके रूल्स हैं उसके बारे में हम पूरा विस्तार से समझेंगे कि इसके अकॉर्डिंग कि जब हमारी कंपनी के अंदर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी एडोलेसेंट वर्कर काम कर रहे हैं तो उनके साथ में हमें किन रूल को फॉलो करना है, उनके साथ में उनके वर्किंग आवर्स क्या होंगे, उनके पेमेंट की कंडीशंस क्या होंगी, उनके रेस्ट आवर्स के लिए कंडीशंस क्या होंगी। तो ये सारा का सारा हम पूरा विस्तार में समझेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे जब इसके वीडियोस आएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आते हैं तो वो इस तरीके का एक फॉर्म पूरा आपके ऑफिस का, आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन करने के बाद में, सारे के सारे रिकॉर्ड्स चेक करने के बाद में इस फॉर्म को वो फिल करके दे करके जाते हैं। तो दोस्तों, पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि इस फॉर्म में ऐसी कौन सी जरूरी जानकारी है जो हमें जाननी चाहिए। तो दोस्तों, समझते हैं इस फॉर्म को। तो देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहां पे सबसे पहले लिखा हुआ है निरीक्षक का नाम, यानी कि वो पर्टिकुलर इंस्पेक्टर साहब जो इंस्पेक्शन के लिए आने वाले हैं या इंस्पेक्शन कर रहे हैं उनका नाम यहां पर लिखा जाएगा। उसके बाद में जिस डेट में इंस्पेक्शन किया जा रहा है वो डेट भी यहां पर लिखी जाएगी और जिस टाइम पर इंस्पेक्शन किया जा रहा है वो टाइम भी यहां पर दोस्तों लिखा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जिस प्लेस पर इंस्पेक्शन किया जा रहा है वो प्लेस भी लिखा जाएगा। जैसे कि दोस्तों, ये वीडियो मैं भोपाल शहर से बना रहा हूं, अगर इंस्पेक्शन भोपाल शहर में हो रहा है तो दोस्तों लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी यहां पर भोपाल लिख करके जाएंगे। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया कि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आते हैं तो 6 डिफरेंट एक्ट के अकॉर्डिंग वो आपके बिजनेस का, आपके जो भी शॉप है, फैक्ट्री है, जो भी कुछ आपका बिजनेस है उसका इंस्पेक्शन करते हैं। तो उसके लिए, हर एक एक्ट के लिए वो डिफरेंट फॉर्म्स को यूज करते हैं। तो दोस्तों, जैसा ये पर्टिकुलर फॉर्म आप देख पा रहे हैं, ये केवल और केवल एक ही एक्ट से रिलेटेड है और वो एक्ट है दोस्तों, ये है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। यानी कि इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं, जितनी भी डिटेल्स दी गई हैं, वो सारी की सारी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से ही रिलेटेड हैं। अब इसके बाद में दोस्तों, यहां आप जिस नाम से अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, अपनी शॉप को रन कर रहे हैं, अपने रेस्टोरेंट को रन कर रहे हैं या कोई भी जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, जिस नाम से कर रहे हैं उसका नाम यहां पर लिखा जाएगा, उसका एड्रेस लिखा जाएगा, आपकी कंपनी, आपके एस्टेब्लिशमेंट की ईमेल आईडी भी दोस्तों यहां पर लिखी जाएगी और साथ में आपके कंपनी का या जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो भी मोबाइल नंबर होगा वो भी यहां पर लिखा जाएगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि जब भी कभी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहां पर लिखा जाएगा और हम जिस तरीके के बिजनेस को रन कर रहे हैं तो नेचर ऑफ बिजनेस भी यहां पर लिखी जाएगी। जैसे कि दोस्तों, हो सकता है कि आप किसी शॉप को रन कर रहे हैं, आप किसी रेस्टोरेंट को रन कर रहे हैं, आप किसी होटल को रन कर रहे हैं, हो सकता है कि आपकी कोई एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई वर्क हो, जैसे कि कोई अम्यूजमेंट पार्क है, कोई सर्कस है या कोई वाटर पार्क है, व्हाटएवर इट इज। तो जो भी कुछ है, जो भी नेचर ऑफ वर्क है वो यहां पर दोस्तों लिखी जाएगी। हो सकता है कोई फैक्ट्री है, तो मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि आप किसी फैक्ट्री को रन कर रहे हैं, तो यहां पे लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी फैक्ट्री लिख करके जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों, आपके कंपनी के जो भी ऑनर हैं उनका नाम, उनका पता, यहां पे पूरा एड्रेस लिखा जाएगा, जो भी डायरेक्टर है उनका नाम।
अब आपकी कंपनी के अंदर टोटल मिलाकर के कितने लोगों का स्टाफ काम कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, टोटल वर्कर्स कितने हैं, मेल एंड फीमेल अलग अलग, उनका नंबर यहां पर लिखा जाएगा दोस्तों। जैसे कि यहां पर दिया हुआ है कि एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि सपोज कीजिए कि आपके यहां पे जो मेल वर्कर्स हैं वो 40 हैं और जो फीमेल वर्कर्स हैं वो भी 40 हैं, तो टोटल ये हो जाता है दोस्तों 80। तो इस तरीके से करके वो ये डिटेल यहां पर नोट करके जाएंगे। तो नॉर्मली तो दोस्तों ऐसा होता है कि जो इंस्पेक्शन करने के लिए लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग आते हैं वो ऑनर की प्रेजेंस में इंस्पेक्शन किया जाता है, लेकिन कभी कभी दोस्तों ऐसा हो सकता है कि जिस समय पर लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए आए उस समय पर ऑनर अवेलेबल ना हो। तो क्या लगता है कि क्या वो जो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो वापस चले जाएंगे, वो अपना काम नहीं करेंगे? जी नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी, लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर्स जो अपना काम करने के लिए आए हैं वो तो अपना काम करेंगे ही करेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि अब ये इंस्पेक्शन उस ऑनर की एब्सेंस में किया जाएगा। अब अगर ऑनर की एब्सेंस में किया जाता तो फिर किसकी प्रेजेंस में इंस्पेक्शन किया जाएगा? तो वो कंपनी के कोई अदर इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकते हैं, हो सकता है कोई रिसेप्शनिस्ट हो सकता है कि कोई कंपनी के मैनेजर हो, ब्रांच मैनेजर हो, कोई अकाउंट सेक्शन से कोई बंदा हो सकता है। तो जो भी किस बंदे के प्रेजेंस में इंस्पेक्शन किया जाएगा उनका नाम यहां पर लिखा जाएगा और साथ में वो कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो किस पोस्ट पर है वो पोस्ट भी यहां पर लिखी जाएगी कि उनकी प्रेजेंस में ये सारा का सारा इंस्पेक्शन किया गया। अब दोस्तों ये पूरी की पूरी डिटेल हम जो बात कर रहे हैं ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से सेक्शंस लग रहे हैं जिनके अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड्स चेक किए जाएंगे, पूरे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 4, 5, 8, 15, 19, 20, 22 एंड 28 के अंतर्गत, यानी कि इन सारे के सारे सेक्शंस के अकॉर्डिंग ये आपके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है, उनका इंस्पेक्शन किया जा रहा है इन सारे सेक्शंस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो दोस्तों इतने सारे पॉइंट हैं और इन सारे पॉइंट को एक सिंगल वीडियो में कवर कर पाना तो दोस्तों पॉसिबल नहीं है। इसीलिए दोस्तों आपके फायदे के लिए मैंने इन सारे पॉइंट के अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। तो दोस्तों इन सारे वीडियोस को जाकर के जरूर देखिएगा और अगर इसमें दी गई जानकारी आपको बहुत ही बेनिफिशियल लगे, आपके लिए यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये पूरा इंस्पेक्शन, पूरे रिकॉर्ड चेक करने के बाद में जो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो कहीं किसी जगह पर तो वो यस लिख देते हैं, कहीं पर वो नो लिखते हैं, कहीं पर वो यस लिख देंगे, कहीं पर वो नो लिख देंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि कहां पर वो यस लिखते होंगे और कहां पर नो लिखते होंगे? क्या ऐसा लगता है कि अपने मन मर्जी से जो उनका मन में आया तो कहीं पर यस लिख दिया, कहीं पर नो लिख दिया? जी नहीं दोस्तों, अपने मन मर्जी से वो कुछ नहीं करते हैं। वो आपके कंपनी के, आपके एस्टेब्लिशमेंट के, आपके बिजनेस के सारे रिकॉर्ड चेक करने के बाद में जिस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड उनको ऐसा लगता है कि आपकी कंपनी के द्वारा ये पर्टिकुलर रूल को फॉलो किया जा रहा है तो उसके लिए वो यस लिख करके जाएंगे। और अगर सारे रिकॉर्ड चेक करने के बाद में कोई रिकॉर्ड की अनअवेलेबिलिटी है, आप कोई रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं या किसी रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ पाई जाती है तो उसके लिए फिर वो नो लिख करके जाएंगे। मतलब सीधा कि वहां उस रूल का, उस पॉइंट के रिलेटेड जो रूल है उसका वायलेशन हो रहा है। आपके मन में दोस्तों आ रहा होगा कि यार हमारी कंपनी तो सारे रूल को फॉलो करती है तो फिर वो नो क्यों ही लिख के जाएंगे? जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही हमसे कुछ ना कुछ वायलेशन हो ही जाता है। इसका एक मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसा दोस्तों आपको मालूम ही है कि जब हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है। हमने लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाकर के उसका रजिस्ट्रेशन करा लिया। लेबर डिपार्टमेंट ने हमको उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी दे दी। हमने उस कॉपी को ला करके अपने ऑफिस की फाइल में लगा दिया। तो हमें लगा कि हमने तो सारा रूल फॉलो कर लिया। जी नहीं दोस्तों, अभी रूल कंप्लीटली फॉलो नहीं हुआ है क्योंकि एडिशनली एक रूल और भी है और वो रूल ये कहता है कि आपको इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी को अपने बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर किसी प्रोमिनेंट प्लेस पर, किसी विजिबल प्लेस पर लगा करके रखना है। वो विजिबल प्लेस, वो प्रोमिनेंट प्लेस कोई आपके ऑफिस की वॉल हो सकती है, कोई पिलर हो सकता है, कोई नोटिस बोर्ड हो सकता है, यानी कि कोई भी ऐसी जगह जहां पर आपके एम्प्लॉइज या कोई भी विजिटर आपके ऑफिस के अंदर आ रहा है वो, या लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आ रहे हैं वो, तो वो आता जाता कोई भी व्यक्ति उस आपके जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी है उसको आसानी से देख पाए। अब दोस्तों चूंकि आपको इस रूल के बारे में पता नहीं था, आपने उस कॉपी को अपने बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर कहीं लगाया नहीं, लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए आ गए, उन्हें वो कॉपी कहीं मिली नहीं, तो यहीं पर दोस्तों क्या हुआ, रूल का वायलेशन हो गया।
अब रूल का वायलेशन होगा तो हमें तमाम परेशानियां तो झेलनी ही पड़ेंगी। इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों, मेरे सारे वीडियोस को देखिए, क्योंकि इन सारे वीडियोस को देखने के बाद में जो भी लेबर डिपार्टमेंट के रूल से संबंधित आपकी जो भी परेशानियां होंगी उन सब का समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों, यहां पे अगर कोई रूल का वायलेशन होता है तो हमें फिर उसका क्लैरिफिकेशन भी देना होता है। तो क्लैरिफिकेशन के लिए लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी हमें कुछ समय देते हैं। तो लिखा हुआ है उल्लंघन के संबंध में स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन के लिए वो आपको कुछ टाइम देंगे। जैसे हो सकता है कि वो 7 डेज का टाइम दें, 5 डेज का टाइम दें या 10 डेज का टाइम दें। तो उतने दिनों के अंदर आपको लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाकर के सारे रिकॉर्ड्स के साथ में पूरे क्लैरिफिकेशन सबमिट करना होगा। ये पूरा फॉर्म कंप्लीट करने के बाद में, सारे रिकॉर्ड्स चेक करने के बाद में, सारे रिकॉर्ड्स को क्रॉस वेरीफाई करने के बाद में लेबर डिपार्टमेंट के जो इंस्पेक्टर साहब हैं जिन्होंने इंस्पेक्शन किया है वो अपने सिग्नेचर यहां पर करेंगे। आपके कंपनी की एक सील, एक मोहर भी यहां पर लगवाई जाएगी और साथ में दोस्तों जिन पर्टिकुलर सज्जन की प्रेजेंस में इंस्पेक्शन किया गया था उनके भी सिग्नेचर यहां पर लिए जाएंगे। अब ये पूरा फॉर्म कंप्लीट होता है। इसके बाद में इस फॉर्म की एक कॉपी आपकी कंपनी यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को दे दी जाएगी और एक कॉपी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी अपने पास रखेंगे। अब आगे समझते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम यहां पे बात क्या करने वाले हैं, हम यहां बात करने वाले हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के पॉइंट नंबर 5 के बारे में। हम पॉइंट नंबर 5 समझने वाले हैं क्योंकि पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 के वीडियोस में ऑलरेडी रिलीज कर चुका हूं, आप उनको जाकर के जरूर देखिएगा। तो ये पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, अधिनियम की धारा 20, तो यहां पे सेक्शन 20 लग रही है और उसमें भी रूल 3 का पॉइंट 1, रूल 3.1 लग रहा है यहां पे, अंतर्गत मस्टर रोल पंजीकरण फॉर्म ए। तो एक फॉर्म है, फॉर्म ए के अकॉर्डिंग आपको मस्टर रोल तैयार करना है। पूरी डिटेल्स इस फॉर्म ए के अकॉर्डिंग आपको मेंटेन करके रखनी है, जिसको कि क्या कहा जाता है, मस्टर रोल कहा जाता है। तो ये फॉर्म ए कैसा है, इसको भी मैं इसी वीडियो में आपको आगे की स्लाइड्स में मैं आपको शो करूंगा। तो देखते हैं दोस्तों, तो मस्टर रोल रजिस्टर, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं मस्टर रोल रजिस्टर की, मस्टर रोल रजिस्टर, और वो फॉर्म ए के अकॉर्डिंग एज पर सेक्शन 20 रूल 3.1। तो आपके सेक्शन 20 के रूल 3.1 के अकॉर्डिंग आपको मेंटेन करना है अकॉर्डिंग टू मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ये आपका रजिस्टर मेंटेन होना ही चाहिए। तो क्या कह रहे हैं यहां पे, इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है दोस्तों, मस्टर रोल रजिस्टर इन फॉर्म ए, फॉर्म ए के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही ये मस्टर रोल रजिस्टर आपको मेंटेन करना है अंडर सेक्शन 20 रूल 3.1 ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 इज ए मैंडेटरी रजिस्टर। तो ये दोस्तों मैंडेटरी रजिस्टर है, यानी कि ये हर एक एम्प्लॉयर को मेंटेन करना ही करना है, कंपलसरी है। यू कैन नॉट अवॉइड इट, दैट एम्प्लॉयर्स मस्ट मेंटेन, कि उसको मेंटेन करना जरूरी है। डिटेलिंग इंफॉर्मेशन, अब उसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी, अबाउट ऑल फीमेल एम्प्लॉइज। तो आपकी कंपनी के अंदर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जितने भी फीमेल वर्कर्स हैं उनकी सारी डिटेल इस मस्टर रोल के अंदर होनी चाहिए, एंड दैट टू एज पर फॉर्म ए इंक्लूडिंग देयर एम्प्लॉयमेंट डेट्स। तो उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स आएंगी वो भी हम आगे बात करेंगे। तो यहां पे शॉर्ट में ही लिखा हुआ है कि उसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी उनकी एम्प्लॉयमेंट की डेट, यानी कि किस तारीख में उन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया, प्रेगनेंसी डिटेल्स, साथ में उनकी प्रेगनेंसी डिटेल्स अगर किसी फीमेल वर्कर की हैं तो वो भी उसके अंदर नोट की जाएंगी, एंड मैटरनिटी लीव अवेल्ड, और उन्होंने किस तारीख से लेकर के किस तारीख तक मैटरनिटी लीव को अवेल किया वो भी डिटेल उसके अंदर इस मस्टर रोल फॉर्म ए के अकॉर्डिंग उसके अंदर मेंटेन की जाएगी। टू कंप्लाई विद द एक्ट प्रोविजन, और ये सारी डिटेल किस लिए चाहिए, ये सारी डिटेल इसलिए चाहिए क्योंकि आपको एक कंप्लायंस प्रोवाइड करना है अपने फीमेल वर्कर्स को एज पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। तो इस एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग मैटरनिटी बेनिफिट्स, तो जो मैटरनिटी बेनिफिट उसको मिलने चाहिए उसको प्रोवाइड करने के लिए, उसको कंप्लायंस को प्रोवाइड करने के लिए ये रजिस्टर मेंटेन करना दोस्तों जरूरी है। सो दिस फॉर्म एसेंशियली एक्ट एज अ रिकॉर्ड, तो ये जो फॉर्म है ये एक तरीके से आपके एक रिकॉर्ड की तरीके से काम करता है कि आपके पास में अपनी कंपनी के सारे फीमेल वर्कर्स का टोटल रिकॉर्ड है इंक्लूडिंग देयर प्रेगनेंसी डिटेल्स टू ट्रैक ईच विमेन वर्कर्स एलिजिबिलिटी। तो यहां पे एक चीज तो आप क्या कर रहे हैं, उस विमेन वर्कर की एलिजिबिलिटी को भी चेक कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के ही पुराने वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी फीमेल वर्कर है जिसने 80 डेज से ज्यादा का, 1 ईयर में 80 डेज से ज्यादा का काम किया हुआ है, तो फिर वो मैटरनिटी बेनिफिट के लिए एलिजिबल है। उसकी एलिजिबिलिटी चेक होती है क्योंकि जब उसके अंदर डिटेल लिखी जाएंगी कि किस तारीख में ज्वाइन किया, किस तारीख में छोड़ा, कितनी उसने मैटरनिटी लीव ली, तो ये सारी रिकॉर्ड्स उसके अंदर आएंगे और उसका एंटाइटलमेंट क्या है टू मैटरनिटी
बेनिफिट मैटरनिटी लीव रिलेटेड पेमेंट्स, कि मैटरनिटी लीव से रिलेटेड क्या पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, तो ये सारी चीजें उसके अंदर रिकॉर्ड के अंदर रहेंगी, उस मास्टर रोल के अंदर रहेंगी। तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि कंपनी के द्वारा क्या उसको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अकॉर्डिंग मैटरनिटी बेनिफिट दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, उसको वो पेमेंट दी जा रही नहीं दी जा रही है, इस चीज को चेक करने के लिए ये मास्टर रोल मेंटेन करना जरूरी है। अब देखिए दोस्तों क्या है यहां पे की डिटेल्स इंक्लूडिंग इन द फॉर्म ए। तो फॉर्म ए के अंदर कौन सी की डिटेल्स हैं जो होनी चाहिए मास्टर रोल के अंदर? सबसे पहले एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। तो एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, जो एम्प्लॉय का जो कंपनी के अंदर उसका जो सीरियल नंबर है वो हो गया, इसका जो कंपनी जो एम्प्लॉय आईडी होती है, नेम ऑफ द विमेन एम्प्लॉय, तो जो भी फीमेल वर्कर्स हैं उनके नाम क्या है, फादर्स और द हस्बैंड नेम, तो या तो उनके हस्बैंड का नाम दिया जाएगा यहां पे दोस्तों या फिर उनके फादर का नाम। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, किस तारीख में उन्होंने कंपनी को उस एस्टेब्लिशमेंट को ज्वाइन किया है वो डेट भी यहां पे लिखी जाएगी। वो किस तरीके के वर्क को परफॉर्म कर रही हैं, नेचर ऑफ वर्क क्या है उनका, वो भी यहां पे लिखा जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अब उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, क्या वो करंट में वर्किंग है या वो छुट्टी पर है, लीव पर है, यानी कि जो भी डिटेल यहां पर है वो स्टेटस लिखा जाएगा। डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मंथ एंड ईयर, तो यहां पे जब हम एम्प्लॉयमेंट डिटेल डालेंगे तो केवल और केवल ईयर डाल के नहीं छोड़ना है, बल्कि पूरी डेट के साथ में डेट, मंथ और ईयर पूरा कंप्लीट डिटेल डालनी है, कि किस तारीख में, किस मंथ में और किस ईयर में उस फीमेल एम्प्लॉय ने कंपनी को ज्वाइन किया, या कब ज्वाइन किया, कब छोड़ा, कब उसको ले ऑफ किया गया, कब उसने रिज्वाइनिंग की, तो इस तरीके से करके पूरी डिटेल रखनी है। डेट ऑफ ले ऑफ इफ एनी, यानी कि अगर किसी वजह से वो ले ऑफ पर है तो वो डिटेल भी यहां पे नोट करी जानी है। मतलब कि उसने 4 महीने काम किया, फिर वो 2 महीने के लिए छुट्टी पे चले गए, 2 महीने के लिए हटा दिया गया, फिर दोबारा से उसने ज्वाइन किया, तो इस तरीके से करके अगर उसकी कोई ले ऑफ की डेट है तो वो भी, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है दोस्तों कि पूरे 1 साल के अंदर उसने अगर 80 डेज काम किया है तो वो फीमेल वर्कर उस कंपनी के लिए मैटरनिटी बेनिफिट के लिए वो एलिजिबल होती है। अब देखिए दोस्तों यहां पे क्या है, मैटरनिटी लीव डिटेल्स, तो इसके अंदर मैटरनिटी से रिलेटेड कौन सी डिटेल्स चाहिए होंगी। सो डेट ऑफ नोटिस गिवन, तो किस तारीख में उस फीमेल वर्कर ने किस तारीख में कंपनी को नोटिस दिया, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों, फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको जो फीमेल वर्कर्स हैं, जो प्रेग्नेंट विमेन हैं, वो नोटिस मतलब नोटिस प्रोवाइड करेंगी कंपनी को कि भैया इस तारीख में मेरी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी ये है, तो पूरी डिटेल उसके अंदर दी जाएंगी। सो डेट ऑफ नोटिस गिवन अंडर सेक्शन 6, तो यहां पे कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 6 लगता है, इन्फॉर्मिंग अबाउट प्रेगनेंसी, यानी कि वो फीमेल वर्कर अपनी प्रेगनेंसी के बारे में वो इन्फॉर्म कर रही है कंपनी को कि डॉक्टर के द्वारा उसको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी ये दी गई है और अब मैं इतनी तारीख से लेकर के इतनी तारीख तक मैं मैटरनिटी लीव पर रहूंगी, तो ये डिटेल यहां पर नोट की जानी है। डेट ऑफ एक्सपेक्टेड डिलीवरी, तो उसकी जो भी डॉक्टर के द्वारा दिए गई जो भी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो भी यहां पर नोट की जाएगी, और इसके बाद में जब उसकी डिलीवरी हो जाती है तो एक्चुअल डेट ऑफ डिलीवरी, सपोज कीजिए कि डॉक्टर ने कहा कि भैया 30 मई को उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, बट वो डिलीवरी को हो गई, मान लिया 20 मई को हो गई, तो 20 मई, या हो सकता है कि वो 30 मई के बजाय वो 5 जून को अगर डिलीवरी हो रही है, तो वो डिटेल यानी कि एक्चुअल डेट ऑफ डिलीवरी क्या है और जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो डॉक्टर के द्वारा दी गई है वो क्या है, ये यहां पे नोट किया जाना है। डेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द प्रूफ ऑफ प्रेगनेंसी, अब यहां पे उसको अपने प्रेगनेंसी का प्रूफ भी सबमिट करना है, वो किस तारीख में उसने सबमिट किया, यानी कि चेकअप कराया डॉक्टर से और डॉक्टर ने रिपोर्ट देकर के कहा, जो लैब टेस्टिंग होती है के अकॉर्डिंग कहा कि ये दिस फीमेल वर्कर इज प्रेग्नेंट, तो वो किस डेट में उसने वो उसका प्रूफ को दिया, और या फिर जो डिलीवरी की जो उसने अपने रिकॉर्ड्स दिए, तो वो सारे के सारी चीजें यहां पर सबमिट करने की डेट क्या है वो भी यहां पर नोट की जाएगी। बेनिफिट कैलकुलेशन, अब यहां पे जो अगर वो कोई भी फीमेल वर्कर है जो कि आपके मैटरनिटी लीव को अवेल कर रही है, तो उसके बेनिफिट का कैलकुलेशन किया जाएगा। तो अमाउंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट पेड, तो उसको कितना बेनिफिट पे किया गया है, यानी कि पूरी कैलकुलेशन करने के बाद में यहां पर वो लिखी जाएगी, एंड डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट, और किस तारीख पे उसको ये बेनिफिट प्रोवाइड किया गया। पूरी कैलकुलेशन करने के बाद में सपोज कीजिए कि उसने एप्लीकेशन दे दी, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि 1 मार्च को एप्लीकेशन दे दी कि उसकी 30 मई को जो है उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, तो अब आपने वो जो बेनिफिट उसको प्रोवाइड किया, क्या वो 10 मई को प्रोवाइड कर दिया, 20 मई को किया या 10 जून को किया, तो ये डिटेल सारी की सारी यहां पर आपको मेंटेन करके रखनी है, ये सारी डिटेल को यहां पे नोट करना ही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि याद भी रखने हैं, थोड़ी सी चीजें और भी हैं। एक लीगल ऑब्लिगेशन भी आ जाता है, यानी कि कानूनी बाध्यता है इसके अंदर। क्या चीज है, एवरी एम्प्लॉयर, तो सबसे पहली बात तो ये हर एक एम्प्लॉयर पे एप्लीकेबल है।
एम्प्लॉइंग विमेन कि कभी भी अगर वो किसी फीमेल वर्कर को एम्प्लॉय कर रहे हैं, इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन, जरूरी हो जाता है उनके लिए कि वो मेंटेन करें फॉर्म ए। तो ये फॉर्म ए मस्टर रोल को मेंटेन करना उन एम्प्लॉयर के लिए जरूरी है, कंपलसरी है। अगर फीमेल वर्कर नहीं है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो एक अलग बात है, लेकिन अगर एक भी फीमेल वर्कर है तो इस फॉर्म ए के अकॉर्डिंग आपको मस्टर रोल मेंटेन करना कंपलसरी है अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? और ये दोस्तों ऐसा नहीं कि कोई मन मर्जी से है, ये दोस्तों लीगल ऑब्लिगेशन है, कानूनी बाध्यता है, ये करना ही करना है, मैंडेटरी है। एक्सेसिबिलिटी फॉर इंस्पेक्शन, और ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी कभी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आएंगे तो वो आपसे ये रिकॉर्ड मांगेंगे, और अगर आपके पास में रिकॉर्ड नहीं होता है तो यही रूल का वायलेशन होता है, और रूल का वायलेशन मतलब तमाम समस्याएं होंगी। तो दोस्तों फिर समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा, परेशानियां भी होंगी। तो अगर आप परेशानियों से बचना चाहते हैं तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो भी डिटेल्स आपको बताई जा रही है उनको फॉलो जरूर कीजिएगा। तो क्या कह रहा है? एक्सेसिबिलिटी फॉर द इंस्पेक्शन, सो दिस रजिस्टर मस्ट बी रेडिली अवेलेबल। तो ये जो रजिस्टर, जो हम मस्टर रोल की बात कर रहे हैं, ये आपके पास में रेडिली अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि तुरंत तैयार होना चाहिए, हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए। डे टू डे बेसिस पे जो भी रिकॉर्ड मतलब चीजें आ रही हैं, जो भी कोई एप्लीकेशंस आ रही हैं या कोई चीज का आप मैटरनिटी बेनिफिट किसी को पे कर रहे हैं, यानी कि जो भी चीजें हैं वो डेली बेसिस पर आपका अपडेट होना चाहिए, रेडिली अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन। क्योंकि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आएंगे तो वो आपसे ये मस्टर रोल मांगेंगे बाय लेबर इंस्पेक्टर एट एनी टाइम। तो ये लेबर इंस्पेक्टर आपसे कभी भी मांग सकते हैं इंस्पेक्शन के लिए। सो एक्यूरेट रिकॉर्ड कीपिंग, अब इसके अंदर भी जो रिकॉर्ड आप मेंटेन कर रहे हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए। ऑल एंट्रीज इन मास्टर रोल, यानी कि जितनी भी एंट्रीज इसके अंदर आप करेंगे, ऐसा नहीं कि किसी ने कोई अंदाजे से कर दिया, कोई मन से कर दिया, रिकॉर्ड्स दिएगा नहीं, बस ऐसे ही लिख दिया अंदाजे से, नहीं। इसको एक्यूरेट एंट्रीज होनी चाहिए इन द मस्टर रोल, मस्ट बी मेड इन इंक। सबसे पहली बात तो क्या है, ये इंक में ये किसी कच्ची पेंसिल से नहीं लिखी जाएंगी। ये कच्ची पेंसिल से लिखा, अभी मन किया तो हमने चेंज कर दिया उसको इरेज करके, नहीं दोस्तों, ये इंक से, यानी कि जो बॉल पॉइंट पेन है, ये जो भी इंक है उसको यूज करके करना है। एंड केप्ट अपडेटेड, और हमेशा ये अपडेटेड होना चाहिए विद द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। तो उसमें दी गई जो भी जानकारी है उसकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों, इस तरीके का एक फॉर्म ए आपको मिलेगा। तो ये फॉर्म ए आपके लिए है दोस्तों, आप अपने बेनिफिट के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब समझते हैं इस फॉर्म ए को, जो मस्टर रोल है, इसके बारे में ये क्या कहता है, सारी डिटेल्स इसके अंदर कौन कौन सी जरूरी जानकारी है समझ लेते हैं। सो नेम ऑफ माइन और द सर्कस, मतलब किसी भी जो भी एस्टेब्लिशमेंट है उसके बारे में डिटेल लिखा जाएगा यहाँ पे। सीरियल नंबर, जो एम्प्लॉय है उसका सीरियल नंबर यहाँ पे लिख दिया जाएगा। इसके बाद में नेम ऑफ द विमेन एंड हर फादर्स और इफ मैरिड हस्बैंड्स नेम। तो अगर वो बेसिकली तो दोस्तों चूंकि ये मैटरनिटी बेनिफिट से रिलेटेड है तो नॉर्मली तो यहाँ पे हस्बैंड का ही नाम आएगा, लेकिन कभी कभी चूंकि हमें हर एक फीमेल वर्कर की डिटेल्स को नोट करके रखना है तो यहाँ पे आपके जो फादर हैं उनका नेम भी यहाँ पर आ सकता है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, किस तारीख में उन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया, एस्टेब्लिशमेंट में आई वो, तो उसका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। नेचर ऑफ वर्क, किस तरीके के वर्क को परफॉर्म कर रही है लेडी, तो वो यहां पर लिखा जाएगा कि वो कंप्यूटर ऑपरेटर है, रिसेप्शनिस्ट है, या कोई प्रोडक्शन यूनिट में है, या हो सकता है कि कोई अकाउंट सेक्शन, यानी कि जो भी नेचर ऑफ वर्क वो कर रही है वो यहां पर लिखा जाएगा। डेट विद मंथ एंड ईयर इन विच शी इज एम्प्लॉयड, यानी कि यहां पर जो आपको लिखनी है तो डेट और ईयर दोनों लिखनी है, केवल और केवल ईयर लिख करके नहीं छोड़ना है कि 2024 में आपने किया, नो। तो यहां पर अगर वो 1 मार्च 2024 से है तो आपको 1 मार्च 2024 लिखना है। लेड ऑफ, यानी कि अगर उनको कभी बीच में हटाया गया है और फिर दोबारा से रिज्वाइनिंग की गई है तो वो लेड ऑफ की डेट भी लिखनी जानी है। एंड नॉट एम्प्लॉयड, ये पूरी डिटेल लिखनी है। तो मंथ जो भी होगा, जैसे कि जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, जो भी मंथ है वो लिखा जाएगा यहाँ पे। नंबर ऑफ द डेज एम्प्लॉयड, कितने दिन उसने काम किया, यानी कि जब वो उसने ज्वाइन किया तो मान लेते हैं कि 50 दिन पहले काम किया, मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए कि 2024 की हम बात कर रहे हैं, तो शुरू में उसने सपोज कीजिए 50 डेज काम किया, फिर उसके बाद में ले ऑफ कर दिया गया, फिर उसने दोबारा से करीब 30 डेज काम किया, तो टोटल मिलाकर के पूरे कंप्लीट ईयर के अंदर उसने 80 डेज काम किया। तो नाउ शी इज एंटाइटल्ड फॉर मैटरनिटी बेनिफिट।
तो इस तरीके से नंबर ऑफ डेज लेड ऑफ, कितने दिन उसको छटनी किया गया। और कई बार तो दोस्तों क्या होता है, मतलब एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट रहता है तो फिर वहां पे लेड ऑफ में 0 ही आ जाएगा। और नंबर ऑफ डेज नॉट एम्प्लॉयड, कितने दिन उसको एम्प्लॉय नहीं किया गया, ये भी आ गया। और रिमार्क, यानी कि किसी भी तरीके कोई भी पॉइंट अगर आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिक याद रखने के लिए, या कभी किसी बात के लिए लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपसे उसके क्लैरिफिकेशन मांगते हैं, तो यहाँ पे अगर कोई रिमार्क लिखा रहेगा तो आप उस पॉइंट को उस पर्टिकुलर फीमेल वर्कर के बारे में बेटर समझा पाएंगे। डेट ऑन विच द विमेन गिव नोटिस अंडर सेक्शन 6, तो सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग किस तारीख में उस लेडी ने क्या किया, नोटिस दिया। उसने ये बताया कंपनी को, फॉर्म के अकॉर्डिंग वो नोटिस दे रही कंपनी को कि मेरी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो कि डॉक्टर ने बताई है वो ये है, और मैं इतनी तारीख से लेकर के इतनी तारीख तक मैटरनिटी लीव पर रहूंगी। तो ये डिटेल यहां पर नोट करनी है। डेट ऑफ डिस्चार्ज और डिसमिसल इफ एनी, यानी कि अगर किसी तरीके का उसको हटाया गया है तो किस तारीख को हटाया गया, उसको डिसमिस किया गया या उसको ड्यूटी से डिस्चार्ज किया गया, तो वो डिटेल भी यहां पे लिखनी है। डेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रूफ ऑफ प्रेगनेंसी अंडर सेक्शन 6, तो इस सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग ही तो उसका जो जब उसने अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो प्रूफ है वो जो दिए, डिलीवरी से रिलेटेड जो भी प्रूफ है वो जो दिए, तो वो किस तारीख में सबमिट किए, तो वो डेट को भी यहां पर लिखना है दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, यानी कि जब उसकी डिलीवरी हुई, यानी कि डिलीवरी डेट यहां पर लिखनी है, बच्चे का जन्म हुआ। डेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रूफ ऑफ डिलीवरी, तो अब यहां पे ऊपर वाले में तो लिखना है कि जब उसके प्रेगनेंसी कंफर्म हुई तो उसके बारे में प्रूफ उसने कितनी तारीख को दिया। प्रूफ के साथ में उसको बताना है कि ये डॉक्टर के द्वारा, ये लैब के द्वारा सर्टिफाई किया गया कि हाँ आई एम प्रेग्नेंट, और उसका प्रोडक्शन वो कितनी तारीख में किया। यहां दूसरी चीज है दोस्तों, डेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रूफ, कि यहां पर भी प्रूफ दे रहे हैं किस चीज का, ये हो गया आपका डिलीवरी का, कि डिलीवरी के बारे में प्रूफ, या किसी तरीके से अगर कोई मिसकैरेज हुआ है कि उसका गर्भपात हो गया है तो वो डिटेल भी, या फिर कोई उसने एमटीपी कराई है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि उसने खुद से उस बच्चे को गिराया है किसी वजह से, तो वो डेट भी, या फिर उसने कोई ऑपरेशन कराया है जैसे कि ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन हो गया, ट्यूबेक्टोमी हो गया, या किसी वजह से डेथ हुई, तो ये सारे के सारी चीजों के प्रूफ का उसने प्रोडक्शन किस तारीख को किया है, तो ये यहां पर पूरी डेट यहां पे मेंटेन करके रखनी है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्या है, यहां पे देखिए डेट ऑफ प्रोडक्शन द प्रूफ ऑफ इलनेस, कि अगर किसी वजह से वो फीमेल वर्कर बीमार होती है तो उसका प्रूफ उसने किस तारीख को सबमिट किया, वो भी आपको प्रूफ सबमिट करना होगा। तो किस तारीख में किया, रेफर टू इन सेक्शन 10, तो ये सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग आपको उसकी भी डेट मेंटेन करके रखनी है कि अगर किसी वजह से वो फीमेल वर्कर बीमार होती है तो उस फीमेल वर्कर ने उस बीमारी से संबंधित जो प्रूफ है वो कितनी तारीख को जमा किया कंपनी में। डेट विद द अमाउंट ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट पेड इन एडवांस, अब हो सकता है कि मैटरनिटी से रिलेटेड कोई फीमेल वर्कर को रिक्वायरमेंट हो तो उसने एडवांस मांगा हो कंपनी से, तो यहां पे कितनी तारीख में, डेट विद अमाउंट, कि कितनी तारीख में कंपनी ने उसको एडवांस दिया और कितना अमाउंट दिया। हो सकता है कि वो एलिजिबल है 15,000 के लिए, लेकिन कंपनी से उसने 5,000 एडवांस मांगा, और वो मांगा, मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि वो 31 मार्च को मांगा, तो आपने 31 मार्च और 5,000 एडवांस यहां पर लिखा, मैटरनिटी बेनिफिट पेड इन एडवांस ऑफ एक्सपेक्टेड डिलीवरी, कि डिलीवरी आपकी सपोज कीजिए मई के मंथ में है, लेकिन आपने एडवांस लिया हुआ है कब, सपोज कीजिए कि आपने मार्च में लिया हुआ है या अप्रैल में, जब भी कभी लिया हुआ है, तो वो यहाँ पे नोट करके रखना है, डिटेल नोट करनी है। इसके बाद में दोस्तों डेट विद द अमाउंट ऑफ सब्सिक्वेंट पेमेंट, अब इसके बाद में यहां पर तो पहले आपने एडवांस दे दिया, अब वो एंटाइटल तो है 15,000 के लिए, अब जो बाकी की बची हुई पेमेंट है 10,000 वो आपकी कंपनी ने कब रिलीज की, वो भी डिटेल लिखनी है। सब्सिक्वेंट पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट, यानी कि मैटरनिटी बेनिफिट के अकॉर्डिंग उसकी सब्सिक्वेंट पेमेंट जो बाकी की बची हुई पेमेंट है वो कब की गई, उसकी डेट भी यहां पर नोट करके रखनी है। इसके बाद में डेट विद द अमाउंट ऑफ बोनस इफ पेड अंडर सेक्शन 8, तो हमने इस बोनस के बारे में भी बात की थी दोस्तों पुराने वीडियोस में, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है दोस्तों तो जाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि बोनस से रिलेटेड यहां हम जो उसका मैटरनिटी बेनिफिट बोनस है उसकी बात कर रहे हैं, हम एक रेगुलर बोनस की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे मैटरनिटी से रिलेटेड जो बोनस है उसकी बात की जा रही है। तो अगर कंपनी उसको प्री एंड पोस्ट नेटल ट्रीटमेंट, अगर उसको प्री एंड पोस्ट नेटल केयर प्रोवाइड नहीं करती है तो उस कंडीशन में कंपनी को जो बोनस है वो देना कंपलसरी होता है। तो वही चीज की बात की जा रही है कि अगर वो किसी वजह से उसको बोनस दिया गया है तो किस तारीख में दिया गया और उसको कितना अमाउंट दिया गया बोनस के फॉर्म में, ये डिटेल भी यहां पे नोट करके रखनी है एज पर सेक्शन 8।
नेक्स्ट क्या है दोस्तों, डेट विद द अमाउंट ऑफ द वेजेस पेड ऑन अकाउंट ऑफ द लीव अंडर सेक्शन 9। तो सेक्शन 9 या 9A के अकॉर्डिंग तो आपने उसके मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अकॉर्डिंग जो उसने लीव ली है, मैटरनिटी लीव ली है, उसमें आपने कितने वेजेस पे किए, तो उसकी डिटेल को भी यहां नोट करके रखना है। एंड डेट विद द अमाउंट ऑफ द वेजेस पेड ऑन अकाउंट ऑफ लीव अंडर सेक्शन 10 एंड पीरियड ऑफ लीव ग्रांटेड। तो कितने दिन की छुट्टी आपने उसको प्रोवाइड की है, पीरियड ऑफ द लीव ग्रांटेड, ये भी नोट करके रखना है। और साथ में ये यहां पे सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग है दोस्तों, और आपने उस लीव के दौरान उसको कितने वेजेस पे किए हैं, तो ये यहां पर नोट करके रखना है। नेक्स्ट क्या है, नेम ऑफ द पर्सन नॉमिनेटेड बाय द विमेन। इससे पुराने वीडियोस के अंदर हमने नॉमिनेशन के बारे में भी बात किया था दोस्तों, क्योंकि जब ये फॉर्म के भरा जाता है तो फॉर्म के अंदर एक डिटेल और भी नोट की जाती है कि उसको नॉमिनेशन बताना होता है, कि उस फीमेल वर्कर को बताना होगा कि इन केस अगर इस फीमेल वर्कर को किसी वजह से कुछ हो जाता है तो इसके द्वारा दिया जो मिलने वाला जो बोनस अमाउंट है या जो मैटरनिटी बेनिफिट अमाउंट है वो किसको पे किया जाएगा। तो वो जो भी नेम यहां पर बताया है उस फीमेल वर्कर ने फॉर्म के में जो भरा है वो डिटेल यहां पर नोट करनी है। नेम ऑफ द पर्सन नॉमिनेटेड, कि फीमेल वर्कर ने किसको नॉमिनेट किया है बाय द विमेन अंडर सेक्शन 6। तो ये भी सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग है, तो उस पर्टिकुलर नॉमिनेटेड पर्सन का नाम भी यहां पर लिखना है। इफ द विमेन डाइज, कि अगर किसी वजह से उस प्रेग्नेंट विमेन की डेथ हो जाती है, डेट ऑफ अ डेथ, कि वो किस तारीख में उसकी डेथ हुई ये भी नोट करके रखना है। नेम्स ऑफ द पर्सन टू होम मैटरनिटी बेनिफिट एंड अदर अमाउंट वाज पेड। अब जब उसकी डेथ हो गई तो उसकी डेथ की कंडीशन में अब मैटरनिटी बेनिफिट से रिलेटेड जितना भी अमाउंट है ये किसको पे किया गया, और वो पे किसको किया जाएगा, नॉमिनेशन के अकॉर्डिंग पे किया जाएगा, जिसको नॉमिनेट किया उसको पे किया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको पे किया गया वो यहां पे लिखना है वाज पेड, उसका कितना अमाउंट पे किया गया ये भी लिखना है, एंड द डेट ऑफ पेमेंट, और किस तारीख में पेमेंट की गई है ये भी लिखना है। ये सारी डिटेल नोट करके रखनी है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या है, इफ द विमेन डाइज एंड द चाइल्ड सर्वाइव्स। तो एक कंडीशन और भी है कि महिला की तो डेथ हो जाती है लेकिन उसका बच्चा सर्वाइव कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस कंडीशन में जो पेमेंट है मैटरनिटी बेनिफिट का जो पेमेंट है वो बच्चे को दिया जाएगा, लेकिन वो बच्चा तो माइनर है तो बच्चे को, तो इस कंडीशन में जो गार्जियन रहेंगे जब तक कि वो बच्चा जवान होता है तब तक के लिए वो किस पर्टिकुलर पर्सन को दिया जा रहा है कि इन केस के विमेन डाइज एंड द चाइल्ड सर्वाइव्स, नेम ऑफ द पर्सन टू होम, यानी कि उस पर्सन का नाम लिखना है टू होम द अमाउंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट वाज पेड, कि उस कंडीशन में ये मैटरनिटी बेनिफिट का जो अमाउंट है किसको पे किया गया ऑन बिहाफ ऑफ द चाइल्ड। तो ये जो पेमेंट दी जा रही है उस पर्टिकुलर व्यक्ति को सिर्फ ऐसे संभाल के रखने के लिए दी जा रही है उस बच्चे के बिहाफ पर, क्योंकि ये पेमेंट जानी तो बच्चे को ही है। एंड द पीरियड फॉर विच इट वाज पेड, और कितने समय के लिए ये दिया गया, 10 साल, 15 साल, 20 साल, यानी कि कितने टाइम के लिए, मतलब इतने टाइम के लिए। सपोज कीजिए उसका मैटरनिटी बेनिफिट बैठता है 15,000 रुपए, और 15,000 रुपए आपने किसी उसके गार्जियन को दे दिए और गार्जियन ने वो 20 साल के लिए रखे, तो जब तक बच्चा बड़ा होगा, एडल्ट होगा, तब तक वो 15,000 का अमाउंट हो सकता है कुछ लाखों में पहुंच चुका हो, तो तब उसको बेनिफिट मिलेगा उसका। तो इस तरीके से करके ये सारी डिटेल को यहां पे नोट करके रखना है। सिग्नेचर ऑफ द एम्प्लॉयर, तो यहां पे एम्प्लॉयर के सिग्नेचर भी किए जाएंगे, जो भी ऑथेंटिकेटेड पर्सन है उसके सिग्नेचर यहां पे लिए जाएंगे। एंट्रीज इन द मस्टर रोल, तो ये ऑथेंटिकेट करेंगे, यानी कि जो भी आपके एम्प्लॉयर हैं ये ऑथेंटिकेट करेंगे कि मस्टर रोल के अंदर जो भी दी गई जानकारी है वो सारी की सारी क्या है, ट्रू है, बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन है। रिमार्क्स कॉलम फॉर द यूज ऑफ द इंस्पेक्टर, अब यहां पे ये पूरा का पूरा मस्टर रोल आपने तैयार करके रखा हुआ, रजिस्टर को तैयार करके रखा हुआ है। इस सारे के सारे रिकॉर्ड्स को चेक करने के बाद में, क्रॉस वेरीफाई करने के बाद में, जो इंस्पेक्टर साहब हैं जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, इन सारी डिटेल्स को चेक कर रहे हैं, तो वो यहां पे अपने कोई भी सिग्नेचर या किसी भी तरीके कोई कमेंट अगर होता है तो वो लिख करके जा सकते हैं। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा फॉर्म है जो कि फॉर्म ए है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अकॉर्डिंग ये मस्टर रोल है। बिल्कुल इसी तरीके से रजिस्टर के अंदर आपको सारी डिटेल्स को नोट करके रखना है। दोस्तों फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया है तो अच्छी बात है, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम देता हूं कि आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं ये बेस्ट ऑफ माय नॉलेज है। सारी की सारी रिसर्च करने के बाद में, सारी की सारी जरूरी जानकारी जुटाने के बाद में मैंने इस वीडियो के अंदर डाल दी है।
दोस्तों वैसे तो ऐसा ही होता है कि नॉर्मली ऐसा ही होता है कि पूरे कंट्री के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर मोस्ट ऑफ द रूल्स जो होते हैं लेबर डिपार्टमेंट से संबंधित सिमिलर ही होते हैं, सेम ही होते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ कुछ रूल्स के अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। जैसा कि दोस्तों मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अगर आपकी कंपनी के अंदर 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है तो दोस्तों ये रूल भी ऐसा है कि अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग है। हो सकता है कि किसी स्टेट में ये रूल 50 से ज्यादा एम्प्लॉइज के ऊपर एप्लीकेबल होता हो, कहीं पर हो सकता है कि ये 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज के ऊपर एप्लीकेबल होता हो। तो दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी है और सजेशन भी है कि जितने भी लेबर डिपार्टमेंट से संबंधित रूल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जितने भी वीडियोस मैंने जारी किए हैं, उन सारे के सारे रूल्स को एक बार अपने स्टेट के लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिलकर के क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा केवल और केवल एक ही पर्पस है कि मैं आपको लेबर डिपार्टमेंट से संबंधित जितने भी रूल्स हैं उनके बारे में बेस्ट से बेस्ट जानकारी दे पाऊं और जो भी परेशानियां इससे संबंधित होती हैं मैं आपको उन परेशानियों से बचा पाऊं। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद में मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि आपकी इस पर्टिकुलर पॉइंट से संबंधित जो भी क्वेरी होगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे, उन सब का सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा, उसका समाधान मिल गया होगा। दोस्तों इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं या फिर दोस्तों आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी legal@pabbly.com पर। दोस्तों हमारी एक डेडिकेटेड टीम है, आपकी जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी क्वेरीज रहेंगी, जो भी डाउट्स रहेंगे, उन सारे के सारे डाउट्स को पूरी तरीके से क्लियर करने की हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी। दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो, इसमें दी गई जानकारी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी हो, बहुत ही बेनिफिशियल लगी हो, तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हां अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो टाइम टू टाइम फ्यूचर में मेरे जो भी वीडियोस रिलीज होंगे उनके टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आपके द्वारा मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके की एक और अमेजिंग जानकारी के साथ में, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, अपने बिजनेस का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।